हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अल्टीमेट स्टोरी हब एपिसोड 2। एक लड़की को देख 2। आर्यन की आवाज़, ममा चॉकलेट आइसक्रीम। रोहित के लिए ये चीज़ बहुत शॉकिंग थी। रोहित ने आर्यन को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। आर्यन को कभी माँ की कमी महसूस न हो, उसकी पूरी कोशिश की थी रोहित ने। फिर आज ये अचानक आर्यन नींद में अपनी माँ को क्यों याद कर रहा था। आर्यन बचपन से ही बहुत शर्मीला और बड़ों की बात मानने वाला बच्चा था। न कभी कोई जिद करता, न कभी किसी को परेशान करता। उसके इस स्वभाव के कारण उसे बाकी बच्चों से कम स्मार्ट समझा जाता था। आर्यन ने न कभी कुछ चाहा न मांगा। फिर आज अचानक ये चॉकलेट आइसक्रीम की जिद क्यों। रोहित ने आर्यन के कमरे का दरवाजा बंद किया। तभी सनी बड़े ही जासूसी भरे अंदाज में बोला, ब्रो, मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक औरत एक 7 साल के बच्चे को ये विश्वास दिलाती है कि वो पिछले जन्म में उसका बेटा था। और फिर वो बच्चा अपनी असली माँ को छोड़कर उस औरत के पास चला गया। सनी की इस बेतुकी बात से इरिटेट होकर रोहित ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो। तो सनी ने पहले तो उस प्राइवेट प्रेसिडेंशियल स्वीट के हर कोने में जाकर चेक किया कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा, और फिर उसी दबी आवाज में कहता है, ब्रो, ये सामने वाली ब्यूटीफुल दीदी को मिलने के बाद आर्यन का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। बस ये सुनकर रोहित की पेशेंस खत्म हो गई। उसने सनी के सर के पीछे एक तपली मारते हुए गुस्से से कहा, कितनी बार कहा है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया करो। दिन भर या तो ये गेम्स खेलते रहते हो या ऐसी वाहियात वीडियो देखते हो। चलो जाओ, अब तुम्हारा भी सोने का वक्त हो गया है। रोहित का ऑर्डर सुनने के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी उसके ऑर्डर को फॉलो ना करे। सनी भी चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। रोहित ने सनी को वहां से भगा तो दिया, मगर सनी की बात उसके दिल में शक गड़ा चुकी थी। रोहित बालकनी में गया और ऊपर टिमटिमाते तारों को देखकर सोचने लगा, क्या सचमुच वो लड़की आर्यन के इमोशंस के साथ खेलकर मुझ तक पहुंचना चाहती थी, या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। सुबह का वक्त था। रिया बालकनी में बैठकर टैबलेट पर गेम खेल रही थी और अनिका अपने फोन में कुछ चेक कर रही थी और सोच रही थी कि आखिर उसके खोए हुए बेटे को कैसे ढूंढें, किससे मदद मांगें। एक बार उसने बेंगलुरु से कॉल करके मनाली पुलिस को कंप्लेंट की थी, मगर छानबीन में पाया गया कि ना तो हॉस्पिटल में उसके जुड़वा बच्चे पैदा होने का कोई रिकॉर्ड था और ना कोई गवाह था जिससे ये साबित होता कि अनिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। और जो जन्मा ही नहीं था, वो गायब कैसे हो सकता था। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी अनिका को याद आया कि उसकी स्कूल का एक दोस्त पंकज इन दिनों मनाली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। उसने झट से अपना मोबाइल उठाया और अपने पुराने दोस्त के जरिए उस पंकज का नंबर ढूंढने में लग गई। तभी अनिका के फोन स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश होता है। उसकी फ्रेंड ने पंकज का नंबर शेयर किया था। बिना देर किए अनिका ने पंकज को फोन लगा दिया। वो रिया से थोड़ा दूर बालकनी की रेलिंग के पास चली गई। वो नहीं चाहती थी कि रिया उसकी ये बातें सुने। दूसरी तरफ पंकज फोन उठाता है। अनिका ने पंकज को अपनी कहानी बताई कि कैसे एक आदमी ने डिलीवरी के तुरंत बाद हॉस्पिटल से उसका बच्चा चुराया था। और फिर आखिर में अनिका बोली, पंकज प्लीज मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं मेरे बेटे तक पहुंच सकूं। पंकज पहले से इस केस से वाकिफ था, इसलिए अनिका की पूरी बात सुनने के बाद पंकज ने कहा, चलो अगर मैं मान भी लूं कि तुम जो कह रही हो वो सब सच है, फिर भी मैं ऑफिशियली तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बता सके कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए थे। आई एम रियली सॉरी। अनिका का दिल बैठ सा गया। उसके बेटे तक पहुंचने की उसकी उम्मीदें कम होती नजर आ रही थी। पंकज भी मानो अनिका की चुप्पी से उसकी उदासी भांप गया हो, वैसे उसने मायूस अनिका को उम्मीद की एक किरण दिखाते हुए कहा, देखो अनिका, मैं एक बात कह सकता हूं ऑफ द रिकॉर्ड। मनाली में जीतने भी गलत काम होते हैं, चाहे वो किडनैपिंग ही क्यों ना हो। सारे केसेस में कहीं ना कहीं तुम्हारे ससुराल वाले यानी कि डोगरा खानदान का हाथ होता ही है। देखो, अगर वहीं से कुछ पता चले तो। पंकज के फोन रखने के बाद ने ये अनिका गहरी सोच में डूब गई और वो अपने अंगूठे को दांत के बीच दबाकर बालकनी में तेज कदमों से घूमने लगी। वो सोच रही थी कि क्या पंकज ने जो कहा वो सच था, और अगर वैसा है भी तो डोगरा खानदान से उसके बेटे की इंफॉर्मेशन आखिर कैसे निकली जाए।
तभी उसे एक आइडिया आया और उस आइडिया का नाम था कुणाल। क्यों ना कुणाल के जरिए कोई इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। अनिका कुछ सोच के कुणाल को मिलने का तय करती है। अनिका फट से बेडरूम में जाकर चेंज करती है। रिया अभी अपनी गेम में इतनी इन्वॉल्व थी कि उसे उसके पास क्या चल रहा है उसकी कोई खबर ही नहीं थी। अनिका जीन्स और कुर्ती पहनकर बाहर आए। उसने तेजी से अपना पर्स और मोबाइल उठाते हुए रिया से कहा, देखो बेटा, ममा 2-3 घंटों में वापस आ जाएगी। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो होटल के रूम सर्विस से मंगवा लेना। रिया छोटी थी, लेकिन अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा स्मार्ट थी। उसको अक्सर अकेले रहने की आदत थी। अनिका ने मेन डोर खोला और बाहर जाकर अनिका ने फिर से रिया को आवाज लगाई, कुछ भी हो जाए रूम से बाहर मत निकलना। हमारे रूम के सामने एक बड़ा पागल और एक छोटा पागल रहता है। रिया ने बालकनी से ही आवाज दी, नहीं जाऊंगी, लव यू मम्मा। अनिका ने दरवाजा बंद किया और लिफ्ट की ओर मुड़ी तो अचानक उसके पांव वहीं जम गए। लिफ्ट के पास रोहित और सनी खड़े थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सब कुछ सुन भी लिया था। कुछ देर तो रोहित अनिका को और अनिका रोहित को बस देख ही रहे थे। रोहित ने ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्लैक स्पोर्ट्स शूज पहने थे। रेगुलर जिम और स्ट्रिक्ट डाइट की वजह से रोहित एकदम फिट था। रोहित को देखकर किसी भी यंग लड़की की नज़र रोहित से हटती नहीं थी। अनिका की भी नज़रें रोहित पर जम चुकी थी। मगर अनिका की वजह कुछ और थी। वो जान चुकी थी कि जब उसने रोहित को पागल कहा तब वो उसके पीछे ही खड़ा था। थोड़ी देर अनिका अपने हाथ गर्दन के पीछे घुमाते हुए यहाँ वह देखने लगी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और रोहित सीधा लिफ्ट के अंदर गया। सनी भी अनिका को एंग्री लुक देते हुए लिफ्ट के अंदर चला गया। अनिका सोच रही थी कि दूसरी लिफ्ट ले लूंगी, तभी लिफ्टमैन ने कहा, प्लीज कम इन मैडम। ना चाहते हुए भी अनिका को वही लिफ्ट में जाना पड़ा। रोहित या सनी को फेस ना करना पड़े इसलिए अनिका दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ी हो गई। लेकिन स्टील के बेदाग दरवाजे से पीछे खड़े रोहित और सनी की शक्लें साफ दिखाई दे रही थी। अनिका सोच रही थी कि आखिर ये उसकी बात सुन के कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ रोहित इस लड़की को समझने की कोशिश कर रहा था। अनिका के हाव भाव से रोहित ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लड़की उसके नज़दीक आना चाहती थी या उससे दूर रहने की कोशिश कर रही थी। मगर पास खड़ा सनी अनिका की बातों से बहुत ज्यादा हट लग रहा था। इसलिए उसने कुछ पल की चुप्पी के बाद आखिर में अनिका से पूछ ही लिया, आपने छोटा पागल किसको बोला? अनिका थोड़ी देर शांत रही। फिर कुछ सोचकर अचानक उसने लिफ्टमैन से पूछा, इस होटल में रहने वाले मेहमानों की प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता क्या? ये सुनते ही अब तक कंट्रोल कर रहा सनी भड़कर बोला, हमारी होटल मनाली की सबसे सेफ और सिक्योर होटल है। अनिका भी अब झगड़े का मूड बना चुकी थी। वो फिर लिफ्टमैन से बोली, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कल मेरी चॉकलेट आइसक्रीम चोरी हो गई। एक्चुअली कुछ डाकू आए और आइसक्रीम लूट कर चले गए। सनी अपनी वीडियो गेम पॉज करके और अपने मोबाइल को अपनी जेब में रखते फुल ऑन झगड़ने के मूड में मैदान में उतरा। एक्सक्यूज मी, आपने हमें डाकू कहा? अब अनिका टर्न होकर सीधे सनी की तरफ मुड़ी और उसको कहने लगी, हाँ कहा, क्योंकि कल तुम्हारी वजह से पहली बार मैंने मेरी बेटी को दिया प्रॉमिस पूरा नहीं किया। अनिका ने जब ये कहा तो रोहित ने तुरंत इंटरफियर करके पूछा, क्या मतलब? आप वो चॉकलेट आइसक्रीम अपनी बच्ची के लिए लाई थी? अनिका रोहित की ये बात सुनकर कुछ हैरान हो गई और बिना कुछ बोले उसने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। रोहित को अब धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि वो जो कुछ भी अनिका के बारे में सोच रहा था वो सब शायद गलत हो सकता है। उसको समझ में आने लगा कि अनिका आइसक्रीम अपनी बच्ची के लिए लाई थी, आर्यन के लिए नहीं। इसी के साथ रोहित का गुस्सा धीरे धीरे गिल्ट में बदलने लगा। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। रोहित एक जेंटलमैन की तरह अनिका को लेडीज फर्स्ट का इशारा करते हुए उसके लिफ्ट से बाहर जाने का रास्ता देता है। अनिका रोहित के अचानक बदले तेवर को देखकर थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने कुछ देर रोहित को देखा और फिर लिफ्ट से निकल गई। रोहित ने भी लिफ्ट से बाहर निकलते हुए सनी से कहा, मुझे लगता है कि हम इस लड़की के बारे में जो सोच रहे थे वह गलत था। वो चॉकलेट आइसक्रीम तो अपनी बेटी के लिए लाई थी। सनी अपना मोबाइल जेब से निकालते हुए बीच में रुक कर बोला, नो ब्रो, आई एम टेलिंग यू, ये लड़की जो दिखती है वो है नहीं।
शी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। देखा नहीं, जाने से पहले कैसे देख रही थी तुम्हें। रोहित को लगा अब सनी फिजूल बात को आगे बढ़ा रहा था। रोहित ने उसे वही चुप हो जाने का इशारा किया। होटल लॉबी से बाहर निकलते हुए अनिका कुणाल से मिलने का कोई आइडिया सोच रही थी, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। अनिका ने लॉबी में आगे बढ़ते ही कुछ देखा और कुछ देखकर वो वही खड़ी रह गई, हाथ में फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर कुणाल होटल लॉबी के बीच खड़ा था। कुणाल दरअसल सुबह से आकर होटल की वेटिंग एरिया में बैठा था। जिस लड़की को वो मिलना चाहता था, ना तो वो उसका नाम जानता था, ना ही रूम नंबर, मगर उसे पता था कि पूरे दिन में वो कभी न कभी तो नीचे उतरेगी ही। और जैसे कि उसने सोचा था, अनिका उसे लिफ्ट से निकलती हुई दिखी और उसे देखते ही बिना वक्त गवाए कुणाल उसके सामने आ खड़ा हुआ और गुलदस्ता अनिका की तरफ बढ़ाकर बोला, व्हाट अ सरप्राइज। मैं यहाँ किसी और से मिलने आया था, मगर कौन जानता था कि आप मिल जाएंगे। कुणाल की आंखों में अनिका को झूठ साफ नजर आ रहा था, लेकिन अपने खोए बेटे को वापस पाने की आखिरी कड़ी कुणाल था। इसलिए अनिका ने बात को आगे बढ़ाने के लिए गुलदस्ता ले लिया। कुणाल अनिका को मौका देखकर पूछ लेता है, यहीं बगल में एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगी। अनिका ने बिना देर किए हाँ कर दी। कुणाल को अपने लक पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका कॉन्फिडेंस उससे बात आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। कमाल है, हम लगातार 2 दिनों से मिल रहे हैं, लेकिन मुझे आपका नाम तक नहीं पता। अनिका इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। कुणाल अनिका को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हाथ मिलाने के लिए एक हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, हाय माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स। अनिका टेंशन में कुछ सोचने लगी, फिर हाथ मिलाकर उसने कहा, रागिनी। दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर कुणाल झुककर अनिका को आगे चलने का इशारा करता है। अनिका के आगे जाते ही वो खुशी के मारे हवा में उछलता है और जेब से 500 की नोट निकालकर दरबान को देता है। अनिका और कुणाल होटल से कुणाल की कार में बैठकर निकल गए। ये सारा सीन रोहित और सनी देख रहे थे। रोहित ने जो देखा उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। होटल चेक इन रजिस्टर में रोहित ने अनिका का नाम पढ़ लिया था। फिर उसने कुणाल को अपना नाम रागिनी क्यों बताया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस लड़की का असली रूप क्या था। तभी सनी ने रोहित से कहा, देखा मैंने कहा था ना ब्रो, अमीर लड़कों को फंसाना इस लड़की की हॉबी लगती है। भैया यू शुड बी केयरफुल। हमें और आर्यन को इस लड़की से दूर रहना चाहिए। रोहित चुप था, मगर वो सोच रहा था, मैंने आज तक बिजनेस में इतने लोगों से डील की है, इंसान पहचानने में कभी गलती नहीं की, फिर इस लड़की के मामले में ऐसा क्यों हो रहा है। कौन है ये लड़की, क्या है इसका असली रूप, क्या है इसका सच। कुणाल और अनिका कॉफी शॉप पहुंचे और कोने के किसी खाली टेबल पर जाकर बैठे। सारे रास्ते अनिका ने सिर्फ कुणाल की बातें सुनी थी, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि कुणाल से अपने बच्चे के बारे में कैसे पूछें। तभी कुणाल चेयर पर बैठते हुए एक सवाल पूछता है, वो आपकी छोटी बहन में और आप में काफी एज डिफरेंस है, मेरा मतलब वो 6-7 साल की होगी और आप 21 या 22। बस अनिका इसी मौके की तलाश में थी। अनिका ने तुरंत जवाब दिया, काफी जानकारी है आपको मेरी। वैसे कुछ जानकारी मैंने भी इकट्ठा की है आपकी। ये सुनकर कुणाल को लगा कि रागिनी को भी कुणाल में इंटरेस्ट है। कुणाल स्टाइल से पूछता है, अच्छा, जैसे कि। अनिका ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जैसे कि आप मैरिड हो। ये सुनते ही कुणाल के सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर गया हो, वैसे उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनिका कंटिन्यू करती है, इनफैक्ट आपकी शादी के वक्त आपकी वाइफ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, है ना। कुणाल हैरान होकर पूछता है, रागिनी तुम ये सब कैसे जानती हो। अनिका कुणाल के हाथ पर हाथ घुमाकर कहती है, आप ही ने कहा था कुणाल डोगरा का नाम मनाली में किसी को भी पूछूं, तो वो आपके घर तक छोड़ देगा। उद्धरण चिन्ह। कुणाल अपने सनग्लासेस उतारकर अपना हाथ सिर के पीछे वाले हिस्से पर मार के अपने नसीब को कोसते हुए कहता है, देखो रागिनी, उस लड़की के साथ तो मैंने 2 मिनट भी नहीं गुजारे। शादी के फेरे पूरे होते ही मैं दिल्ली चला गया था और जब वापस आया तब तक उसकी डिलीवरी का वक्त हो चुका था। उसने एक बच्ची को जन्म दिया और मौसी के साथ बेंगलुरु चली गई, बस।
अनिका कुणाल की बात दोहराते हुए कहती है, बस इतना ही। कुणाल सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है तो अनिका से रहा नहीं गया और उसने आखिर पूछ ही लिया, और उसका बेटा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कुणाल एकदम से सुन्न हो गया, उसकी आवाज जैसे उसके हलक में अटक गई हो, वैसे अटक अटक के वो बोला, वो बेटा नहीं। कौन बेटा? उद्धरण चिन्ह। अनिका का पारा अब पूरी तरह चढ़ चुका था, उसने बिना कुछ सोचे खुद की बात पर जोर देते हुए सीधा ही पूछ लिया, उसका बेटा, उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, तो उसका बेटा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। कुणाल चौंका हुआ तो था ही, लेकिन साथ ही उसको हल्का सा शक हुआ कि रागिनी इस तरह अनिका के बारे में क्यों पूछ रही है। और तभी मानो जैसे अनिका ने कुणाल के एक्सप्रेशंस पढ़ लिए हो, वैसे वो तुरंत बात घुमाते हुए बोली, ठीक है, मत बताओ। मैं भी ऐसे किसी इंसान के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती जो मुझसे बातें छुपाता हो। इतना कहकर अनिका झूठ मूठ का वह से उठकर जाने का नाटक करने लगी। अनिका कुछ कदम आगे चली ही थी कि तभी पीछे से कुणाल ने नर्वस सा मुंह बनाकर थोड़ी बुझी हुई आवाज में कहा, अच्छा रुको, बताता हूँ। अनिका को नाराज होकर जाते देख कुणाल सोच में पड़ गया। उसे लगा कि अगर वो रागिनी को सब कुछ नहीं बताएगा तो शायद वो उससे दोस्ती नहीं करेगी। अपने नए क्रश को खुद से दूर जाते रोकने के लिए कुणाल ने उसे आवाज दी, रुको, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। अनिका जैसे उसी पल का इंतजार कर रही थी, वो तुरंत रुक गई। अनिका की धड़कनें तेज हो चुकी थी, मगर उसने अपने आप पर संयम रखा था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कुणाल और किसी को भी उसके बारे कुछ भी पता चले। पिछले 6 सालों से अनिका को बस इसी पल का इंतजार था कि कहीं से उसके बेटे की कोई खबर मिले। तुरंत अनिका ने अपने पर्स से सनग्लासेस निकाले और तुरंत पहन लिए। वो नहीं चाहती थी उसकी आंखों की नमी कुणाल देखे। लेकिन कुणाल ये देखकर और टेंशन में आ गया, उसे लगा कि अनिका वहां से निकलने की तैयारी में सनग्लासेस पहन रही है, इसलिए वो टेबल से उठकर अनिका के पास आया और आसपास देखने लगा, मानो चेक कर रहा हो कि कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा। फिर उसने धीरे से अनिका को कहा, देखो रागिनी, मैं सचमुच नहीं जानता कि उस बच्चे का क्या हुआ। दरअसल वो अनिका के पापा गौतम ने ही उसे किडनैप किया था। बस वही जानते हैं कि वो बच्चा इस वक्त कहाँ है। ये सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट गई। उसे शक तो था कि उसके पापा उसके बेटे की किडनैपिंग के पीछे थे, मगर आज कुणाल के मुंह से ये सुनकर उसे यकीन भी हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा ने आखिर ऐसा क्यों किया। कुणाल, जो अब तक अनिका के पीछे खड़ा हुआ था, उसने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और फिर धीरे से वो उसके सामने आया। अनिका जो अपने शौक में थी, वो कुणाल को सामने देखकर बिना कुछ बोले बस यहाँ वहाँ देखने लगी। अनिका की इस नर्वसनेस को देखकर कुणाल ने पूछा, क्या हुआ रागिनी, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? वैसे प्लीज अब तुम बुरा मत लगाना, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? अनिका अब भी शौक में खड़ी थी, लेकिन कुणाल का शक बढ़ न जाए इसलिए अनिका ने किसी तरह बात बनाकर कहा, मैं जल्दी से नए दोस्त नहीं बनाती। उनके बारे में जब तक पूरी इंफॉर्मेशन न हो मैं दोस्ती नहीं करती। कुणाल थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोला, अब तो सब कुछ जान लिया मेरे बारे में, अब तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दो। ये कहते हुए कुणाल एक बड़ी ही फ्लर्टेशियस स्माइल के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन अनिका के लिए अब कुणाल किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि कुणाल उसे उसके बेटे तक नहीं पहुंचा सकता। अनिका बिना हाथ मिलाए कुणाल से सिर्फ इतना कहती है, इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें इंतजार करना होगा। इतना कहकर अनिका वहां से चली गई। कुणाल को रागिनी का बिहेवियर थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिर उसने मन में सोचा, शहर की लड़की है, नखरे तो करेगी ही। दूसरी तरफ पैराडाइज होटल में रिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के बीच थी। रिया हेडफोन के जरिए टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, तुम सब पीछे ही रहो, मैं आगे जाके दुश्मनों का बनकर उड़ा देती हूँ। यस, ये बूस्टर हमारी टीम का है, अब दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी। राहुल 121, तुम एयरबेस पर हमला करो, रेडी? तो ब्लास्ट एनिमी लीडर 1 2 3, वी वॉन द गेम। हमेशा की तरह रिया की टीम जीत गई। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से मशहूर थी। हालांकि उसने अपनी गेमिंग आईडी में कोई फोटो नहीं डाली थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी उम्र देखकर उसे जज करे।
कई लोगों को तो लगता था स्वीट एंजल कोई बहुत बड़ी इंजीनियर या कंप्यूटर जीनियस होगी। पूरी दुनिया से रिया के फैंस उसे वेल प्लेड, यू आर द बेस्ट के मैसेज उसके गेम में करने लगे। इतना ही नहीं, 25,000 से ज़्यादा पेंडिंग फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आकर पड़ी थी रिया की पास। रिया पर अब इन मैसेजेस की वाहवाही का असर नहीं होता था, क्योंकि अब ये सब कुछ उसके लिए बहुत आम बात थी। स्वीट एंजल के नाम से खेल रही रिया मोर्टल फाइट गेम की वर्ल्ड चैंपियन थी। रिया ने अपना टैबलेट सोफा पर घुमाकर फेंका, खड़ी होकर रूम में लगे इंटरकॉम की तरफ गई। उसने सोचा एक चॉकलेट मिल्कशेक मंगवाया जाए। फोन उठाकर वो जब रूम सर्विस का नंबर डायल करने ही वाली थी तब उसे अनिका की एक बात याद आई। अनिका ने बाहर जाते हुए उसे कहा था, रूम के सामने एक पागल और एक छोटा पागल रहता है। रिया वैसे तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मगर थी काफी शरारती। वो उन बच्चों में से थी जिन्हें कोई बात करने से मना करो तो वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि बड़े उन्हें वो चीज करने से मना करते हैं। रिया ने एक बड़ी ही शैतानी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला और अपने सामने वाले रूम का नंबर पढ़ लिया, 2401। रिया फिर से इंटरकॉम के पास गई और वही शैतानी मुस्कान के साथ नंबर डायल किया। तभी रोहित मारवा के कमरे में इंटरकॉम की घंटी बजने लगी। रूम में इस वक्त सिर्फ सनी और आर्यन ही मौजूद थे। सनी बालकनी में खड़ा खड़ा अपने किसी दोस्त से फोन पे झगड़ रहा था। किसी गेम में उस दोस्त की वजह से टीम हार गई थी। सनी उस दोस्त को समझा रहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट एंजल की गेम को फॉलो करे ताकि वो भी उससे कुछ सीख सकें। रोहित को बिजी देखकर आर्यन ने खुद फोन उठाया। आर्यन अपनी मीठी, प्यारी और धीमी आवाज में बोला, हेलो। तभी सामने से रिया हंसते हंसते कहती है, बच्चे हो, मतलब छोटे पागल, उद्धरण चिन्ह। ये कहकर रिया फिर हंसने लगी। आर्यन दिखने में हूबहू रिया जैसा था, लेकिन वो रिया से विपरीत था। आर्यन अपने होंठ को दांतों से दबाकर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मैं पागल नहीं हूँ। रिया की हंसी रुक गई। फिर आर्यन ने इनोसेंटली पूछा, क्या ये बात तुम्हें मेरी टीचर ने बताई? ये सुनकर रिया सोच रही थी, मोम ने सच ही कहा था। सामने सच में दो पागल रहते हो ऐसा उसे लगने लगा था। रिया को अब और ज्यादा शरारत सूझी। उसने आर्यन को छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारी टीचर भी यह बात जानती है। आर्यन को अपने छोटे हाथों से फोन का रिसीवर पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो रिसीवर दूसरे हाथ में लेकर फोन के बगल वाली सीट पर बैठा और फिर उदास होकर उसने कहा, टीचर कहती है मुझे स्पेशल स्कूल जाना चाहिए। ये सुनकर रिया ने हंसना बंद कर दिया और ध्यान से सुनने लगी। आर्यन ने काफी वक्त से अपनी उम्र के किसी दोस्त से बात नहीं की थी। रिया की आवाज सुनकर आर्यन को लगा जैसे उसे उसका कोई पुराना दोस्त वापस मिल गया हो। उसने रिया से पूछा, क्या तुम स्कूल जाती हो? रिया को ये सवाल बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर स्कूल पे नाम पर वो थोड़ा चिढ़कर बोली, ऑफ कोर्स मैं स्कूल जाती हूँ। हर बच्चा स्कूल जाता है। तुम नहीं जाते क्या? आर्यन मायूस होकर बोला, मैं स्कूल जाता था जब हम पूरी फैमिली के साथ रहते थे। फिर पापा मुझे यहाँ ले आए। ये होटल पप्पा की है। अब हम यही होटल में रहते हैं। ट्यूशन टीचर यही आती है मुझे पढ़ाने। रिया ने ऐसी सीरियस बातें पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने थोड़ा शौक होते हुए आर्यन से पूछा, स्कूल नहीं जाते? होटल को घर बनाकर रहते हो? अच्छा तो तुम्हारा कोई फ्रेंड है यहाँ? आर्यन पीछे मुड़कर चेक करता है कहीं सनी तो नहीं आया। सनी को बिजी देखकर आर्यन फिर धीमी आवाज में बोलने लगा, नहीं यहाँ मेरे साथ पापा और चाचू रहते हैं। रिया को आर्यन की बातें अजीब लग रही थी, पर अब उसे आर्यन पर दया आ रही थी। रिया ने किसी मैच्योर एडल्ट की तरह गंभीर विचार किया और आर्यन के सामने एक ऑफर रखी, अच्छा एक बात बताओ, मेरे दोस्त बनना चाहोगे? आर्यन, जिसकी लाइफ में सिर्फ दो चीजों की कमी थी, माँ और दोस्त की, और इसीलिए आर्यन ने तुरंत हाँ कर दी। उसकी आवाज में जैसे अचानक जोश आ गया हो। रिया ने भी खुश होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन बढ़ते कॉन्फिडेंस के साथ बोला, आई एम आर्यन। तुम कहाँ से बोल रही हो? रिया ने जवाब दिया, मैं तो सामने ही रहती हूँ। मैं और मेरी मॉम तुम्हारी होटल में गेस्ट है। तुम मुझे मिलना चाहोगे?
ये सुनकर आर्यन ने बाहर बैठे सनी को देखा, उसे लगा कि सनी तो अपने ही प्रॉब्लम्स से परेशान है। तब उसने कुछ सोचकर एक हाथ फोन के माइक पर रखकर धीरे से पूछा, मगर कैसे? पापा मुझे रूम से अकेले निकलने नहीं देंगे। रिया ने एक हाथ कमर पर रखकर फोन का रिसीवर सिर पर पटका। अरे तुम बच्चे हो क्या? देखो तुम ठीक 15 मिनट में मुझे नीचे होटल की लॉबी में मिलो। मैं मम्मी को फ़ोन करके बोल दूंगी कि मुझे पिज्ज़ा खाना है, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। वो जब आए तब तुम उनसे भी मिल लेना और हमारे साथ पिज्ज़ा खाने भी चलना। अच्छा बाय, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। तुम 15 मिनट के बाद नीचे मिलना। तभी आर्यन थोड़ा कन्फ्यूशन में अपना सिर खुजाते हुए कहता है, मगर मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? रिया इम्प्रेस होकर कहती है, वेरी गुड क्वेश्चन। एक काम करो, ब्लैक पैंट और ब्लैक टी शर्ट पहनकर आना। मैंने भी वही पहना होगा। हमारी ड्रेस से हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। आर्यन को आइडिया पसंद आया। उसने फोन रखा और सनी की तरफ देखते हुए और उससे बचते हुए दबे पांव अंदर बने दूसरे कमरे में चला गया, जो आर्यन का ही कमरा था। दूसरी तरफ रिया ये सोचकर खुश थी कि इस नई जगह पर उसने नया दोस्त बनाया था। कुछ सोचकर रिया ने अपने मोबाइल से एक एमएसजी टाइप किया, आई वॉन्ट टू गो आउट फॉर पिज्जा, कम फास्ट। और वो एमएसजी उसने अनिका को भेज दिया। कुछ ही पल में आर्यन अपने कमरे से ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनकर बाहर निकलता है। उसने देखा सनी अब भी कान में हेडफोन डाले फोन पर बिजी था। आर्यन में इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं आई थी। उसे पता था रोहित को पता चला तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है, मगर नए दोस्त और बाहर पिज्जा की लालच से उसे रिस्क उठाने की हिम्मत मिली। आर्यन दबे पांव मेन डोर तक गया। सनी को पता न चले इस तरह दरवाजा धीरे से अनलॉक किया और सनी की ओर देखते हुए आर्यन रूम से बाहर निकल गया। अपने रूम के बाहर अकेले कदम रखने पर आर्यन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसे अपने आप पर इतना विश्वास पहले कभी नहीं आया था। आर्यन की नज़र सामने वाले स्वीट 2402 पर पड़ी। उसे लगा प्लान में थोड़ा चेंज होना चाहिए। क्यों न वो और उसकी नई दोस्त यहीं से साथ चले। आर्यन कॉरिडोर में आगे बढ़ा। वो रिया के रूम के दरवाजे तक पहुंचा। उसने हाथ ऊपर करके डोर बेल बजानी चाहिए, लेकिन वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए उसने दरवाजा नॉक करने का सोचा। वो नॉक करने ही वाला था कि तभी लिफ्ट खुलने की आवाज आई। आर्यन का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर रोहित ने उसे इस तरह रूम के बाहर देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। आर्यन डरता हुआ मुड़ा और लिफ्ट की ओर देखने ही लगा था कि तभी उसने देखा कि लिफ्ट से उसके अनिका बाहर आ रही थी। उसके पापा वो वहां ना देखकर आर्यन की जान में जान आई। वही अनिका आर्यन को दरवाजे के बाहर देखकर पहले थोड़ा चौंकी और फिर वो आर्यन के पास गई और उसके गाल पर हाथ फेरकर बोली, ई एम सॉरी मम्मा इस लेट। उद्धरण चिन्ह। एक माह होने के बावजूद आर्यन को ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज में देखकर वो भी धोखा खा गई थी और सोच रही थी कि ये उसकी बेटी रिया है। आर्यन बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखे जा रहा था। उसने पर्स से रूम अनलॉक करने के लिए कार्ड निकाला, साथ ही पर्स से अपना मोबाइल भी निकाला। कार्ड को लॉक सेंसर पर लगाया और एक हाथ से मोबाइल चेक करने लगी और इसके साथ ही वो आर्यन को रिया समझकर प्यार से डांट भी रही थी। इस तरह अकेले रूम से बाहर आने का क्या मतलब? बहुत शैतानी बढ़ गई है तुम्हारी। तभी रूम अनलॉक होने की आवाज आई और इसी के साथ अनिका की नज़र रिया के एमएसजी पर पड़ी। Want to eat पिज्जा, कम फास्ट। ये पढ़ते ही अनिका का गुस्सा फिर शांत हो गया और फिर थोड़ा गिल्टी फील करते हुए उसने झुककर आर्यन के गालों पर किस की और बोली, आई एम सो सॉरी, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाते हैं। ये कहते ही अनिका ने फिर से रूम के दरवाजे को बाहर से बंद किया और वो आर्यन का हाथ पकड़कर सीधा उसे लिफ्ट में ले गई। इन सभी बातों के दौरान आर्यन बस अनिका को देखे जा रहा था। अनिका का स्पर्श, उसका प्यार देखकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे कि अगर उसकी माँ होती तो उसे ऐसे ही प्यार करती। आर्यन ये तक भूल चुका था कि उसे उसकी नई दोस्त को मिलना था। इस वक्त आर्यन को अनिका की ममता के आगे और कुछ नहीं दिख रहा था। लिफ्ट में अनिका की बगल में खड़ा आर्यन धीरे से अचानक अनिका की उंगली पकड़ लेता है। ये देखकर अनिका को थोड़ा अजीब लगा और उसने आर्यन की तरफ देखा।
आर्यन की आंखें जैसे अनिका की आंखों से पूछ रही हो कि माँ तुम कहाँ थी। अनिका, जो आर्यन को रिया समझ रही थी, उसने एक पल के लिए सोचा कि रिया ऐसे इमोशनली क्यों देखे जा रही है उसको। इसलिए उसने आर्यन को पकड़कर अपनी तरफ किया और नीचे झुककर आर्यन को सीने से लगाकर अपनी गोद में उठा लिया। आर्यन ने आंखें बंद कर ली और अनिका को जोर से अनिका को पकड़कर हक कर लिया, मानो जैसे आर्यन को हमेशा से इसी पल का इंतजार था। उसने अनिका को पहले कभी देखा तक नहीं था, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अनिका की गोद में पहले भी खेला है। अनिका धीरे धीरे आर्यन की पीठ को अपने हाथ से आर्यन को थपथपाने लगी, जिसके चलते कुछ ही सेकंड्स में आर्यन अनिका के कंधों पर सर रखकर सो गया। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित और अनिका की नजरें एक दूसरे से मिली, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। आर्यन का सर अनिका के कंधों पर झुका होने के कारण रोहित को आर्यन का चेहरा नहीं दिखा। अनिका आर्यन को थपकियां देते हुए लिफ्ट से बाहर की ओर निकल गई। रोहित बस अनिका को जाते हुए देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो रोहित अभी आर्यन को अनिका की गोद में देख लेगा। आगे चली जा रही अनिका को कुछ एहसास हुआ तो वो चलते हुए रुकी और फिर टर्न होकर रोहित की ओर मुड़ी। उसने देखा कि रोहित उसी को घूर रहा था। अनिका के मूड के देखने पर रोहित को एहसास हुआ कि वो अनिका को एकटक देखे जा रहा था, इसलिए वो थोड़ा एम्बारास होकर यहाँ वहाँ देखकर खांसने लगा और हड़बड़ाहट में लिफ्ट के अंदर चला गया। रोहित को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कहीं अनिका को गलत सिग्नल न मिले। तभी लिफ्ट के बाहर से कोई हलचल ना होने के कारण रोहित को लगा कि अनिका अब चली गई होगी। कंफर्म करने के लिए उसने लिफ्ट के बाहर सर निकाल कर चेक किया, तो देखा कि अनिका अब भी वही खड़ी थी। रोहित ने झटके से अपना सर वापस लिफ्ट के अंदर ले लिया और फटाफट सीधे टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। अब तो उसे अपने किए पर और भी पछतावा हो रहा था। उसने अपना हाथ जोर से लिफ्ट की दीवार पर दे मारा। स्टील के दरवाजे होने की वजह से रोहित के मुक्के की गूंज पूरी होटल में सुनाई दी। टॉप फ्लोर आने पर लिफ्ट का दरवाजा खुला तो रोहित ने सामने देखा कि ब्लैक जीन्स ब्लैक टी शर्ट पहने रिया लिफ्ट का इंतजार करते हुए खड़ी थी। रोहित, जो पहले से थोड़ा डिस्टर्ब था, उसने रिया को आर्यन समझकर कड़क आवाज में डांट दिया, तुम फिर यहाँ खड़े हो? रूम से अकेले बाहर नहीं निकलने को कितनी बार बोला है मैंने? वाई डोंट यू लिसन टू योर डैड? डैड, ये शब्द सुनते ही रिया की आंखें चमक उठी। उसका पूरा चेहरा उसकी स्माइल से भर गया था। अपने अंदर की सारी ताकत जुटाकर वो खुशी के मारे जोर से चीखी और बोली, डैड, आखिर आपको ढूंढ ही लिया। रिया बाहें फैलाकर हवाई जहाज की तरह रोहित को चिपक गई। रोहित हैरान हो गया था। हमेशा चुपचाप रहने वाले आर्यन को आज हो क्या गया था। इस बच्चे में चेहरे के सिवा कोई गुण नहीं था जो आर्यन से मेल खाता हो। रोहित ने आर्यन को दोनों हाथ से पकड़ा, उसके शरीर का टेम्परेचर चेक किया। बहुत बेचैन होकर पूछने लगा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? रिया ने रोहित को एक हाई फाइव देकर कहा, आज तो मैं कुछ ज्यादा ही ठीक हूं। रोहित आर्यन को लेकर एक्स्ट्रा पोसेसिव था, मगर आज उसका डरना सही भी था। उसे लगा कहीं आर्यन किसी मानसिक बीमारी का शिकार तो नहीं हुआ। वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे आर्यन पर कोई स्ट्रेस हो। रोहित ने रिया को थोड़ा नरमी से कहा, चलो बेटा अंदर चले, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है, भूख लगी होगी। उद्धरण चिन्ह। रिया ने पेट पर हाथ घूमते हुए कहा, हाँ भूख तो जोरों की लगी है। रिया ने रोहित को एक हाथ से इशारा करके झुकने को कहा। रोहित भी बिना देर किए झुक गया। रिया ने रोहित के कान में फूसफूसाते हुए कहा, मुझे तो पिज्जा खाना है। रोहित ये बात सुनकर हैरान हो गया। आज तक कभी आर्यन ने सामने से कोई चीज डिमांड नहीं की थी, फिर आज अचानक पिज्जा की डिमांड। रोहित आर्यन को ऐसी कंडीशन में उसे किसी चीज के लिए मना करके उसकी मानसिक स्थिति और बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसने फोन निकालकर होटल के शेफ को कॉल लगाया और बोला, हमारी होटल का बेस्ट पिज्जा तैयार करो, हम नीचे आ रहे हैं। सारे रास्ते टैक्सी में अनिका खिड़की के बाहर देखते हुए ये सोच रही थी कि आखिर उसके पापा किस जन्म का बदला ले रहे थे उससे। क्यों उन्होंने अनिका से उसका बेटा छीना? वो बार बार एक ही चीज सोच रही थी, कहाँ होगा उसका बेटा, कैसा होगा, किस हाल में होगा वो।
बगल में बैठा आर्यन चुपचाप अनिका को देख रहा था। आर्यन चाहता था अगर ये कोई सपना है तो बस ये सपना कभी न टूटे। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद अनिका को ये रियलाइज हुआ कि रिया न तो गेम खेल रही थी न तो कुछ बोल रही थी। वो बस अनिका को देखे जा रही थी। होटल के टेबल पर बैठकर आर्यन ने नैपकिन उठाकर गोद में सजाया। एक नैपकिन अपनी टी शर्ट की कॉलर से लगा ली। अनिका रिया की टेबल मैनर्स देखकर खुश हो गई। उसने रिया को आंखों से इशारा करके और धीमी आवाज में ताली बजाकर उसकी तारीफ की। अचानक अनिका की नज़र रिया की आंखों पर पड़ी। आर्यन की आंखें हमेशा थकी हुई और कमजोर लगती थी। इसलिए अनिका ने अपनी पर्स से एक आईना निकाला और आर्यन को दिखाकर बोली, देखो क्या हो गया है तुम्हारी आंखों को, सारा दिन गेम खेलने से हुआ है ये। Why don't you listen to your mom? आर्यन ने ये सुनते ही मुस्कुराकर अनिका से पूछा, मॉम, आई विल लिसन टू यू। हमेशा बिंदास रहने वाली रिया को इतना शांत देखकर अनिका को उसकी चिंता हुई। अनिका अपनी चेयर से उठकर आर्यन के बगल में बैठ जाती है। फिर उसके माथे को चूमकर पूछा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मासूम आर्यन ने हाँ में सर हिलाया। अनिका उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसे पता था कोई तो बात है जो हमेशा मस्ती में रहने वाली रिया आज इतनी शांत थी। अनिका ने आर्यन के सर पर हाथ फिरते कहा, अगर ठीक हो तो ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है और इतनी शांति से क्यों बैठे हो आज? आर्यन ने अनिका का हाथ पकड़ कर कहा, आई एम फाइन। इनफैक्ट आज मैं बहुत खुश हूँ मॉम। आर्यन ये कहकर थोड़ा डर जाता है। वो चुपचाप टेबल पर रखी प्लेट की तरफ देखने लगा और फिर खाली प्लेट पर चम्मच घुमाते हुए आर्यन ने पूछा, कैन आई कॉल यू मॉम? अनिका ने सोचा कि रिया आज तक उसे मम्मा बुलाती थी, अब मॉम बुलाना चाहती है। फिर कुछ सोच के अनिका आर्यन के बगल से अपनी चेयर पर जाते हुए बोली, मॉम कहो या मम्मा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आर्यन जोर से चिल्ला पड़ता है, सचमुच? आर्यन ने अपने टेबल पर खड़े होकर अनिका के सामने बाहें फैलाकर कहा, आई लव यू मॉम। दोनों ने हक किया और मेनू उठाकर पिज्जा ऑर्डर करने लगे। होटल पैराडाइज में रिया रोहित का हाथ पकड़े हवा में पाँव उछालती हुई होटल के कॉफी शॉप में दाखिल हुई। आर्यन का ऐसा बर्ताव रोहित ने पहले कभी नहीं देखा था। कॉफी शॉप में पहुंचकर रिया ने कहा, रुको, डेट टेबल सिलेक्शन मेरा होगा। रिया ने ऐसा टेबल चुना जहां से लिफ्ट का दरवाजा ठीक से दिखे। उसे अपने दोस्त को पहचानना था जो ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहने लिफ्ट से निकलेगा। रोहित रिया की हर एक हरकत बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी टेबल पर एक लार्ज पिज्जा आया। रिया पिज्जा देखकर खुश हो गई। उसने एक बड़ा सा पीस उठाया और एक बड़ा बाइट ले लिया। रोहित को ऐसे टेबल मैनर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने आर्यन को हमेशा सिखाया था कि नैपकिन गले और गोद में लगाकर फोक और नाइफ से खाना चाहिए। मगर आज उसे आर्यन को बड़े प्यार से संभालना था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। रिया मुंह में पिज्जा का बड़ा टुकड़ा होने के बावजूद बोलने लगी, मम्मा ने आपको कैसे ढूंढा? रिया की बातें सुनकर रोहित का टेंशन बढ़ने लगा। रोहित कुछ बोल पाए उससे पहले रिया खुद ही आगे बोल पड़ी, चलिए ये बताए कहाँ थे आप अब तक? ये सब सुनकर रोहित स्तब्ध था और सोचे जा रहा था कि उसके बेटे को आखिर हो क्या गया है। वो क्यों ऐसी अजीब अजीब बात कर रहा है? ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उसे सनी की बात सच लग रही थी। कहीं उस अनिका ने आर्यन पर जादू तो नहीं किया? मारवा ग्रुप की 22 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। मनाली में इंटरनेशनल लेवल की एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थी। इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद रोहित को अपनी पूरी लाइफ एक सेकंड में फीकी लगने लगी थी। सब कुछ फिजूल लगने लगा था। उसने तय कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए वो आर्यन को अनिका के चंगुल से बचा कर रहेगा। रोहित हाथ की मुट्ठी बनाए मुंह को लगाकर कुछ सोच रहा था। रिया अब पिज्जा पर से अपने फेवरेट टॉपिंग्स चुन चुन कर हाथ से निकाल कर खाने लगी। तभी उसका ध्यान सामने बैठे रोहित के मसल्स पर गया। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से रोहित का शरीर फिट था। फ्लैट एब्स, टोन्ड मसल्स उसके टुक्सिडो शर्ट से भी साफ नजर आ रहे थे। रिया ने रोहित के बाइसेप्स देखे और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे दबाकर कहा, वाओ, मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा हैंडसम और स्ट्रोंग हो आप। आप मुझे एक हाथ में पकड़कर राउंड घुमाना, बड़ा मजा आएगा। आर्यन की कमजोर मनस्थिति समझते हुए रोहित के पास उसकी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था।
वो आर्यन को समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। तुम्हारे जी में आए वो करो। बस मेरी एक बात मान लो। देखो, तुम उस शातिर औरत जो 2402 रूम में रहती है, उसकी बात मत सुनो। रिया ने हाथ में उठाया हुआ टॉपिंग का एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया। वो रोहित की इस बात पर नाराज होकर बोली, आप ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हो? डोंट फॉरगेट, शी इज माय मम्मा। इतना सुनते ही रोहित हैरान रह गया। उसने पूरा मन बना लिया कि सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट से वो आर्यन का इलाज करवाएगा और अनिका पर केस करेगा। गुस्सा हुई रिया ने टेबल से उठकर रोहित से कहा, मुझे लगता है हमें अब जाना चाहिए। लगता नहीं मेरा दोस्त अब आएगा, और हाँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप मम्मा को सॉरी नहीं कहते। ये कहकर रिया लिफ्ट की ओर चलने लगी। रोहित अपना फोन टेबल से उठाकर रिया के पीछे भागा। रोहित ने देखा कि आज आर्यन की बातों में, उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने हमेशा चाहा था आर्यन भी बाकी बच्चों की तरह स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो, मगर इस तरह का ओवर बदलाव उसे हजम नहीं हो रहा था। लिफ्ट के पास जाकर रिया अटक गई। वो रोहित की ओर मुड़कर बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। रोहित रिया का हाथ पकड़कर उसे लॉबी के अंत में ले जाता है। रोहित जैसे ही उसे अंदर ले जाने लगा, रिया ने उसे रोक लिया। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते। डोंट यू नो दैट? ऐसा कहकर रिया लेडीज वॉशरूम में चली गई। ये देखकर रोहित का सर मानो घूमने लगा। वो सोच रहा था कि भले ही आर्यन सिर्फ 6 साल का था, उसे इतनी समझ तो थी कि उसे कौन से वॉशरूम में जाना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो आर्यन समझ रहा था वो दरअसल रिया थी। मगर उसे आर्यन समझकर, उसके बदले बर्ताव को देखकर रोहित के टेंशन के मारे के पसीने छूट रहे थे। रोहित ने वही खड़े खड़े डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाया। डॉक्टर अग्रवाल मारवाज की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डीन थे। डॉक्टर ने तुरंत ही रोहित का फोन उठा लिया। हेलो रोहित, हाउ आर यू? मारवा परिवार की छोटी से छोटी बात अखबार की सुर्खी बन जाती थी। यहाँ बात हो रही थी खानदान के इकलौते वारिस के मेंटल हेल्थ की। इसलिए रोहित ने लॉबी में एक बार इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी बात तो नहीं सुन रहा, और फिर रोहित ने थोड़े दूर जाकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अग्रवाल, आई थिंक आर्यन नीड्स इमीडिएट साइकोलॉजिकल अटेंशन। वो होटल की किसी गेस्ट को अपनी माँ समझने लगा है, और वो। रोहित कहते कहते रुक गया, और फिर उसने कुछ सोचकर आगे कहा, आई थिंक वी नीड टू हायर द बेस्ट काउंसलर फॉर हिम। डॉक्टर अग्रवाल ने पूरी बात शांति से सुनने के बाद कहा, रिलैक्स रोहित, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉर्मल। इस उम्र में बिन माँ के बच्चे ऐसा करते हैं। कई बच्चे तो अपनी मरी माँ से बातें भी करते हैं। ये एक फेस है, वो शायद अपने आप बाहर आ जाए। फिर भी सिम्पटम्स लॉन्ग लास्टिंग लगे तो मुझे कहना, आई विल अपॉइंट द बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। डोंट वरी। डॉक्टर अग्रवाल इतना कहकर फोन काट देते हैं। रोहित डॉक्टर से बात करते करते होटल लॉबी रिसेप्शन तक आ गया था। ठीक उसी वक्त अनिका आर्यन को लेकर मैन एंट्रेंस से आई। रोहित का मुंह रिसेप्शन की ओर था और पीठ एंट्रेंस की तरफ। आर्यन ने पीछे से पापा को पहचान लिया। उसे पता था कि अगर पापा ने आर्यन को उसे किसी अजनबी के साथ बाहर से आते देख लिया तो उसकी खैर नहीं। इससे पहले कि रोहित उनकी तरफ मुड़ता, आर्यन अनिका के पीछे से स्टेयरकेस के रास्ते ऊपर चला गया। जब रोहित मुड़ा तो उसने देखा अनिका आ रही थी। उसका गुस्सा अनिका के लिए 7वें आसमान पर था। वो अचानक अनिका का रास्ता रोककर खड़ा हो गया तो अनिका के मुंह से चीख निकल गई। आसपास खड़े लोग अपना काम रोककर रोहित और अनिका को देखने लगे। रोहित किसी की भी परवाह किए बिना अनिका पर टूट पड़ा, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रही हो ऐसा मेरे बेटे के साथ? अनिका को लग रहा था रिया उसके पीछे है। वो रिया के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी। अनिका ने अपनी मुट्ठी कसकर अपना गुस्सा दबाया और रोहित से बोली, देखिए, मुझे लगता आपको कोई गलतफहमी हुई है। इससे पहले कि अनिका अपने बचाव में आगे कुछ कहती, रोहित ने उसकी बात काट कर कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुमने जितना सोचा होगा उससे ज्यादा दूंगा। बस हमसे दूर रहो। ये सुनकर अनिका ने अपना कंट्रोल खो दिया और उसने अपने हाथ से रोहित को रोकते हुए कहा, आगे कुछ मत बोलना। अनिका ने एक लंबी सांस ली और गुस्सा दबाकर बोली,
देखिए, आप मेरी बच्ची के सामने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं। रोहित अनिका की बात सुनकर शॉक हो गया, क्योंकि अनिका के साथ तो कोई था ही नहीं। रोहित अनिका के पीछे देखने लगा। तभी अनिका ने भी मुड़कर देखा। अनिका हैरान हो गई, वहां रिया नहीं थी। अनिका पैनिक होकर लॉबी में रिया को आवाज देने लगी। रिया, रिया कहाँ हो तुम? परेशान अनिका ने पर्स से फोन निकाला। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि यह सब अनिका का दिखावा था या सचमुच उसकी बच्ची खोई थी। अनिका पूरी लॉबी में रिया को ढूंढने लगी। एक हाथ से उसने रिया को फोन लगाया। रिया का फोन बज रहा था लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। बेहद घबराए अनिका बार बार फोन लगाने लगी। वहीं वॉशरूम में रिया वॉश बेसिन के टैप तक नहीं पहुंची रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी एडियो को ऊंचा करके अपने हाथ धोए। उसकी जेब में फोन काफी देर से बज रहा था। हाथ धोने के बाद गीले हाथों से ही उसने फोन रिसीव किया और बिना फोन कान को लगाए बोली, मैं वॉशरूम में हूं। इतना कहकर रिया ने फोन काट दिया। रिया की इतनी बात सुनकर अनिका की जान में जान आई। अपने हाथ घुटनों पर रखकर सांस लेने लगी। जैसे ही थोड़ी स्वस्थ हुई वो वॉशरूम की ओर दौड़ी। वहां आर्यन टॉप फ्लोर पर अपने कमरे का दरवाजा नॉक करने लगा। कुछ देर बाद जब सनी ने दरवाजा खोला तो आर्यन को बाहर देखकर वो यकीन नहीं कर पाया। उसने तेजी से आर्यन को उठा लिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसे डर था कहीं रोहित ने आर्यन को कमरे के बाहर देख लिया तो आर्यन के साथ साथ उसकी भी खैर नहीं। आर्यन को डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर घबराए हुए सनी ने पूछा, तुम बाहर कब गए? भैया ने तुम्हें देखा होगा तो तुम्हारा जो होगा सो होगा। मैं अपने मोबाइल से हाथ धो बैठूंगा और एक बात बता दूं, अगर मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अनिका के साथ डिनर करने के बाद आर्यन काफी खुश लग रहा था। उसे सनी चाचू की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपने एक हाथ से इशारा करके सनी को पास बुलाया और फिर सनी के कान में कहा, पापा देखे उससे पहले मैं निकल आया। पहले सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर गया फिर वहां से लिफ्ट में सीधा यहाँ। सनी और आर्यन का चेहरा बिल्कुल पास पास था। सनी ने वहीं से आर्यन के जैसा ही टोन निकालते हुए पूछा, मगर तुम गए कहाँ थे? आर्यन ने अपनी आंखें नीची की और मुस्कुराकर बोला, पिज्जा खाने। नीचे अनिका लेडीज वॉशरूम में जाती है। वहां जैसे ही उसे रिया दिखी उसने रिया को उठाकर चूम लिया और फिर थोड़ा प्यार से डांट भी दिया, आज पूरी शाम तुम वेल बिहेवियर्ड थी। होटल में आते ही तुम्हारी शैतानी शुरू। रिया भी मम्मा को किस करके कहती है, आज का पिज्जा बहुत टेस्टी था। अनिका मुस्कुराए और बोली, है ना? तो फिर से चलेंगे। इस बात पर रिया हंसने लगी। वॉशरूम के सामने एक सर्विस लिफ्ट थी। अनिका नहीं चाहती थी कि मेन लिफ्ट के सामने रिसेप्शन के पास खड़ा रोहित रिया के सामने फिर वो सब बोले जो उसने अभी अभी कहा था। अनिका रिया को सर्विस लिफ्ट के जरिए ऊपर ले गईं। उधर स्वीट नंबर 2401 में सनी ये सुनकर परेशान था कि आखिर आर्यन पिज्जा किसके साथ खाकर आया। वो रूम में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। उसे लगा इससे पहले कि रोहित को कहीं से पता लगे, मुझे ही सब कुछ बता देना चाहिए। ये सोचकर सनी ने रोहित को सब कुछ बताने के लिए फोन लगाया। टेंशन के मारे उसकी सांसें भारी होने लगी थी। जैसे ही दूसरी तरफ से रोहित ने फोन उठाया, सनी हिम्मत करके सब कुछ एक सांस में बोल गया, भैया आर्यन पिज्जा खा के आया है। लेकिन इसके बाद रोहित ने सनी को जो कहा वो सुनकर सनी गहरे सदमे में चला गया। रोहित ने कहा, हाँ मैं ही उसे ले गया था। अब शौक लगने की बारी रोहित की थी, पर एक सेकंड वो रूम में है मतलब? आर्यन ऊपर तुम्हारे साथ है? सनी रिलीफ के साथ कहता है, हाँ वो तो आ गया। रोहित को आर्यन का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था मगर उसे डॉक्टर अग्रवाल की बात याद आई, ये फेस है, निकल जाएगा। रोहित सनी से कहता है, ठीक है मैं भी आता हूँ। रात के 11 बज चुके थे। अनिका अपने स्वीट के बेडरूम में बेड पर लेट गई। सारे दिन की थकान के बाद अब उसके शरीर की कमजोरी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वहां बगल में रिया बेड पर लेटी तो थी मगर नींद उससे कौन सो दूर थी। रिया की आंखों के सामने बार बार एक ही फिल्म चल रही थी। रिया, मम्मा और डैड किसी बीच पर घूमने गए हैं और रिया डैड के कंधों पर बैठी है। रिया ने कच्ची नींद में सोई अनिका से पूछा, मम्मा कितना अच्छा होगा अगर आप और डैड साथ ही रहो।
अनिका की कच्ची नींद अब गहरी हो चुकी थी, इसलिए उसने रिया की बात नहीं सुनी। रिया ने भी अनिका को सोते हुए देखा। उसे पता था कि मम्मा को नींद मिलना उसके शरीर के लिए कितना जरूरी था। इसलिए उसने मम्मा को डिस्टर्ब ना करने का सोच के उसे हक करके अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद नींद आ जाए। वहां आर्यन की भी हालत कुछ वैसी ही थी। खुली आंखें और नींद गायब। आर्यन अपने कमरे में हमेशा डैडी के साथ सोता था, मगर आज उसके पास मॉम के साथ बिताए वक्त की स्वीट मेमोरीज थी। दोनों बच्चों की आंखों से नींद गायब थी, लेकिन दोनों के पास अब एक उम्मीद थी, यह उम्मीद कि बहुत जल्द हम मॉम एंड डैड के बीच सोएंगे। एपिसोड 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।